नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र मालविया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि विटामिन डी की कमी भी कैंसर का कारण हो सकती है? तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि विटामिन डी की कमी से कैंसर किस प्रकार से हो सकता है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी की कमी से शुगर की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी कैसे बनती है, और अगर यदि किसी को पहले से डायबिटीज है तो उसका डायबिटीज या शुगर का लेवल कैसे बिगड़ता है, और विटामिन डी की कमी से हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। आज हम इस वीडियो में आखिरी में विटामिन डी का डेली डोज कितना होना चाहिए, और विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो उस डेफिशिएंसी के लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है, मैं आपको डोज और उस डोज को किस प्रकार से लेना है सभी बताने वाला हूं। हम जब भी विटामिन डी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि विटामिन डी मतलब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना, मतलब जो हम डाइट ले रहे हैं या कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं कैल्शियम का, तो वह कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है और हमें हमारे जॉइंट्स को मजबूत बनाकर रखता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाकर रखता है। तो अगर यदि आपको जॉइंट्स पेन हो रहा है, आप बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपको बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब होता है सर्दी खांसी बुखार होना, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, साथ में आप लंबे समय तक बीमार बने रहते हैं, मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। ये सारे सिम्टम विटामिन डी डेफिशिएंसी के होते हैं। तो जब भी आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम मिलते हैं, आप विटामिन डी के लेवल को चेक करवाएं, क्योंकि अगर यदि आप विटामिन डी लंबे समय तक डेफिशिएंट बने रहते हैं तो यह कैंसर का कारण बनती है। आइए समझते हैं किस प्रकार से विटामिन डी की कमी से कैंसर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। डीएनए में जीनोम होता है। यह डीएनए हमारे शरीर के सर्वाइवल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, साथ में रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। इस डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस काम करता है। सीक्वेंस मतलब जीन क्रम में होते हैं। ये जो क्रम होता है, ये जो सीक्वेंस होता है, ये आगे मैसेज देता है और शरीर में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जब ये प्रोटीन बन जाता है तो ये हमारी शरीर की संरचना और हमारे शरीर में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। तो मैंने जो अभी डीएनए में सीक्वेंस या क्रम की बात की, उस क्रम में यदि कोई भी डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट को ठीक करने का काम करता है मिसमैच रिपेयर प्रोसेस। यह मिसमैच रिपेयर प्रोसेस किसी भी डिफेक्टेड जीन की मरम्मत का काम करता है या रिपेयर का काम करता है। अगर यदि यह मरम्मत या रिपेयर ठीक से नहीं हो पाती है तो वह डिफेक्टेड जीन में म्यूटेशन होने लगता है, मतलब वह जीन एक अलग टाइप से बिहेव करने लगता है, उसमें रेप्लिकेशंस बढ़ जाते हैं या फिर उनकी संरचना में बदलाव हो जाता है। इस बदलाव होने की वजह से डीएनए ठीक से काम नहीं कर पाता। इस मिसमैच रिपेयर प्रोसेस के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, इसलिए हमारे शरीर में विटामिन डी का लेवल सही बना होना बहुत जरूरी है। अगर यदि मान लीजिए आप विटामिन डी की कमी हो जाती है तो यह मिसमैच रिपेयर प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर पाती, जिस वजह से डिफेक्टेड जीन, जो जीन गड़बड़ हो गया है, उसकी मरम्मत रिपेयरिंग का काम नहीं हो पाता, जिससे उनमें म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और यह म्यूटेशन ही आगे चलकर कैंसर की उत्पत्ति का कारण बनता है। इसमें प्रमुख तौर पर होने वाले कैंसर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का प्लाज्मा सेल कैंसर होता है। प्लाज्मा सेल हमारे ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका होती है। इसलिए हमें समय समय पर विटामिन डी के लेवल को चेक करवाते रहना है, जिससे विटामिन डी का लेवल सही बना रहे। अगर यदि सही नहीं है तो हम उसका समय पर उपचार कर सकें, ट्रीटमेंट ले सकें। अब मैं आपको समझाता हूं कि विटामिन डी की कमी शुगर बीमारी को बनाने या जिनको पहले से शुगर की बीमारी या डायबिटीज बीमारी है उसको बिगाड़ने में अपना योगदान देती है। हमारे शरीर में पेनक्रियास नाम की एक ग्रंथि होती है। पेनक्रियास में बीटा सेल्स पाए जाते हैं। यह बीटा सेल्स इंसुलिन का सीक्रीशन करते हैं, मतलब हमारे शरीर में इंसुलिन को प्रदान करते हैं। इस इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर में जो भी ग्लूकोज है, शर्करा है, उससे हमें एनर्जी प्रदान करें। ग्लूकोज को एनर्जी में बदल के हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। जब विटामिन डी की कमी होती है तो इस इंसुलिन का काम रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन को ठीक से काम करने के लिए विटामिन डी का सही लेवल बना होना बहुत जरूरी है।
तो इंसुलिन का सीक्रेशन तो हो रहा है, लेकिन इस इंसुलिन का ठीक से काम नहीं हो पाता, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारे शरीर में शर्करा का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा। जब शर्करा का लेवल बढ़ता है, उससे हमें एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसके कारण हमारा बीटा सेल और इंसुलिन का सीक्रेशन करता है, तो बीटा सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब बीटा सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उन बीटा सेल्स की भी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे हमारे शरीर में डायबिटीज या शुगर बीमारी बनना शुरू हो जाती है। और बीटा सेल की डेथ होने के कारण जिन लोगों को पहले से शुगर है, उनको जो हम इंसुलिन को बढ़ाने के लिए टेबलेट लेते हैं, जो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेते हैं, जो कि हमारे शरीर में इंसुलिन के को सीक्रेशंस को बढ़ाते हैं, वो भी ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि बीटा सेल्स की डेथ हो गई है। तो अब इंसुलिन निकलेगा कहां से? इसलिए जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है, उनको भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का फायदा आना बंद हो जाता है। तो वह भी धीरे धीरे इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हैं और उन्हें सिंथेटिक इंसुलिन, मतलब कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ने लगती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका हार्ट पे क्या फर्क पड़ता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन के कम असर होने के कारण एनर्जी नहीं मिल पाती, ग्लूकोज जो शर्करा है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो हार्ट को एनर्जी की कमी होने लगती है। तो हार्ट में एक प्रोसेस चलती है जिसको हम डायस्टोलिक फंक्शन बोलते हैं। डायस्टोलिक फंक्शन मतलब होता है हमारे शरीर में से जो हार्ट में ब्लड पहुंचता है, उस ब्लड को पूरे शरीर में पंप करने का काम, मतलब पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने का काम होता है डायस्टोलिक फंक्शन से। जब ये डायस्टोलिक फंक्शन ठीक तरह से काम नहीं करता, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट को जब पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना है, भेजना है, तो वह एक्स्ट्रा वर्क करता है। तो एक्स्ट्रा वर्क होने के कारण हार्ट का जो डायस्टोलिक फंक्शन है, वो उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो उसके बहुत ज्यादा काम करने के कारण धीरे धीरे हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने के कारण हार्ट के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की कमी अपना योगदान कैंसर की उत्पत्ति करने में कैसे दे रही है, किस प्रकार से डायबिटीज या शुगर बीमारी को बना रही है, और किस प्रकार से हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ रही है। इसलिए हमें हमारे विटामिन डी के लेवल को सही बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं विटामिन डी कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी डैमेज होता है या किसी प्रकार की बीमारी, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अटैक करता है, तो उस समय हमारे शरीर में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस उसको अच्छे से काम करवाने के लिए विटामिन डी का सही लेवल बना होना बहुत जरूरी है। जब विटामिन डी सही होता है, तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस और जो इम्यूनिटी की प्रोसेसेस है, वो सुचारू रूप से चलती रहती हैं। उसके सही चलने के कारण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और जो माइक्रो फाइटिंग प्रोसेस होनी है, वो ठीक तरह से चल पाती है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए भी विटामिन डी की जरूरत हमें होती है। अब हम आते हैं विटामिन डी के डेली रिक्वायर्ड डोज। हमें कितना विटामिन डी डेली कंज्यूम करना चाहिए, हम उस डोज की बात करते हैं। तो जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे विटामिन डी की जरूरत होती है। जब 1 साल से बड़े होते हैं और 70 ईयर्स तक 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे विटामिन डी की जरूरत होती है, और 70 ईयर ओल्ड या उससे ज्यादा के लिए 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी पर डे हमें रिक्वायर्ड होता है। पर हम जब विटामिन डी चेक करवाते हैं और यदि विटामिन डी कम मिलता है, तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस डोज या ट्रीटमेंट डोज की जरूरत होती है। उसके लिए 2 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे विटामिन डी लेना है, और 2 साल से बड़े बच्चों के लिए 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे विटामिन डी की जरूरत होती है। मतलब यदि मानिए आपको 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे वाले ड्रॉप मिल रहे हैं, तो 2 साल से कम के बच्चों को 0.5 ml पर डे देना है, और जो 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे वाला ड्रॉप है, 2 साल से बड़े बच्चों को 1 ml पर डे देना है। एडल्ट डोज होता है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वंस इन ए वीक। आपको हफ्ते में एक बार 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी कंज्यूम करना है। यहाँ पर विटामिन डी आपको टेबलेट फॉर्म्स में मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म्स में मिल सकता है, पाउडर फॉर्म्स में मिल सकता है जिसको हम सचेट फॉर्म बोलते हैं, और कैप्सूल फॉर्म्स में भी मिल सकता है।
इस तरह से जो मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस डोज बताया उसे कंटिन्यू 8 वीक्स 8 हफ्तों तक लेना है और इतना डोज आप लेने के बाद में विटामिन डी के लेवल को करेक्ट कर पाते हैं और जिन बीमारियों को मैंने आपको शुरुआत में बताया, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट फेल होने, इन सभी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से नेचुरल तरीके और डाइट से विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।